हेलो नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास लास्ट क्लास के अंदर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या आपको? वो सबमिट करने हैं आपको 5 तारीख को। अच्छा, 5 तो आज ही है। वो तो आज करने ही थे, सबमिट किए होंगे ना आप लोगों ने सब सॉल्व। बड़ी उम्मीद है सर आपको हमसे, है ना? चलो, फेल भी हो गए तुम एग्ज़ाम में। चलिए, आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है डिप्रीसिएशन। मैं आपको पहले बता दूं, डिप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है, आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा। तो डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, पहले मैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डिप्रिसिएशन में हम पढ़ने वाले मेथड्स और रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो मेथड्स है उसमें हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं। कौन सी दो मेथड पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक पढ़ेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पूरा नाम लिख दूँ क्या इसका? स्ट्रेट लाइन, लाइन लिख दिया मैंने भी, लाइन मेथड, जिसका एब्रीवेशन क्या होता है? SLM। और दूसरा मेथड होता है जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसका एब्रीवेशन है WDV। रिकॉर्डिंग में अगर हम बात करें तो रिकॉर्डिंग में भी हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे हम विदाउट प्रोविजन, और एक पढ़ेंगे हम विथ प्रोविजन। ठीक है, विदाउट प्रोविजन और विथ प्रोविजन। अब मज़े की बात बताओ क्या, यहाँ पर भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जर्नल या लेजर। या तो आपको क्वेश्चन आएगा जहाँ पूछा रहेगा पास द जर्नल एंट्री, या क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, या क्वेश्चन आएगा पास द जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट बोथ। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन गए वहाँ पे? तीन, विदाउट प्रोविजन में। विथ प्रोविजन में भी दोनों क्वेश्चन आते हैं, जर्नल या फिर लेजर, या दोनों साथ में। जर्नल या फिर लेजर, या दोनों साथ में। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। लेजर ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जर्नल भी पढ़ा दूंगा, उसके 10-10 रुपये एक्स्ट्रा अलग से दे देना। ठीक है, आगे बढ़ूँ यहाँ से, आया ना? अब इसमें ना एक वैरायटी एक और पॉसिबल है, जहाँ पर आप बोल सकते हो कि दोनों में हमारे पास ऑप्शन होता है सेल ऑफ एसेट के वक्त। काय के वक्त बोल रहा हूँ मैं? सेल ऑफ असेट के वक्त इट कैन बी अ नॉर्मल सेल, और इट कैन बी फ्रॉम एसेट डिस्पोजल। मतलब मैं बताऊँ केस क्या बनेगा? विदाउट प्रोविजन नॉर्मल सेल, समझो क्या बोल रहा हूँ? विदाउट प्रोविजन नॉर्मल सेल। दूसरा केस क्या बन सकता है? विदाउट प्रोविजन एसेट डिस्पोजल सेल। दो केस हो गए यहाँ। केस क्या बन सकता है? विथ प्रोविजन नॉर्मल सेल। और अगला केस क्या बन सकता है? विथ प्रोविजन एसेट डिस्पोजल। तो टोटल कितने केसेस पॉसिबल है वहाँ पे? टोटल कितने केसेस पॉसिबल है? चार केस पॉसिबल है। कितने केसेस पॉसिबल है? चार। ये चार केस समझे क्या? ये चार केस समझे क्या? कौन से चार केस बोल रहा हूँ? जब हम विथ प्रोविजन विदाउट प्रोविजन में जा रहे हैं, नॉर्मल सेल भी आ सकता है, विथ प्रोविजन विदाउट प्रोविजन दोनों में से एक ही फॉलो होगा, और उसमें एसेट डिस्पोजल का सेल भी आ सकता है। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी। एक है मेथड एसेट डिस्पोजल, मेथड का नाम है एसेट डिस्पोजल मेथड है। नॉर्मल सेल और एसेट डिस्पोजल ऐसी एक मेथड का नाम है। तो अल्टीमेटली जो हमको रिकॉर्ड करना है उसका कैलकुलेशन पहले होगा। मतलब अब अगर मैं पैरेडी बनाऊँ तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? स्ट्रेट लाइन मेथड रिकॉर्डिंग विथ विदाउट प्रोविजन, स्ट्रेट लाइन मेथड रिकॉर्डिंग विथ प्रोविजन, WDV मेथड रिकॉर्डिंग विदाउट प्रोविजन, WDV मेथड रिकॉर्डिंग विथ प्रोविजन। अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखूँ तो दो दो और दो का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो आप। दो दो और दो का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, मतलब समझा क्या? आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर लो विदाउट प्रोविजन विथ नॉर्मल सेल,
या आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर लो विथ प्रोविजन विथ एसेट डिस्पोजल। आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट कर लो विथ प्रोविजन विथ नॉर्मल सेल। आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेशन कर लो विथ प्रोविजन एज एसेट डिस्पोजल। WDV से कैलकुलेट करो एंड आई होप यू गॉट इट। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ समझ में आया क्या? कितने प्रकार के क्वेश्चंस पॉसिबल है, समझ में आया क्या? वहाँ दोनों में से कोई एक मेथड, यहाँ रिकॉर्डिंग में दोनों में से कोई एक मेथड, और सेल में दोनों में से कोई एक मेथड के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर हमको क्या ये हर एक कॉम्बिनेशन पे आप एक एक दो दो क्वेश्चन करवाओगे? चांसेस है हाँ, बट अगर हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होगा तो मैं आपको ऐसा भी करवा दूंगा कि भैया मेथड्स पहले आपको समझा देता हूँ, एक बार आपको मेथड समझ गई तो फिर मैं रिकॉर्डिंग समझा दूंगा, फिर हम कॉम्बिनेशन में कर लेंगे, और वही रिकॉर्डिंग के साथ में ये नॉर्मल सेल और एसेट डिस्पोजल भी हाथों हाथ समझा दूंगा मैं आपको। पहले ये चार्ट बना लो कॉपी के अंदर में। अच्छा ठीक है, बोले ना उन्होंने। मतलब हाँ ये सारे पोर्शन में, वो तो जो भी है तो पोर्शन में ही ना। तुमने जो मेरे को भेजा दिखाया था उसमें तो अभी तक आपके स्कूल में स्ट्रेट लाइन मेथड विदाउट प्रोविजन विथ प्रोविजन बस इतना ही हुआ है आपके स्कूल में। WDV हुआ नहीं है, आपने जो लास्ट टाइम मेरे को सिलेबस दिखाया था, बट अभी 3 दिन पहले तुमने बोला था कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ने तो बोल दिया है सिलेबस हो गया है करके, मतलब पढ़ा तो सभी दिया है उन्होंने। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, 'विथ प्रोविजन विदाउट प्रोविजन' ये डिप्रिसिएशन प्रोविजन की बात है। 3-3 के कॉम्बिनेशन में, 3-2 के कॉम्बिनेशन में जो केसेस बनेंगे उतने केसेस आपको है। 3 मेथड, 3 जगह जगह अलग अलग पे 2-2 के कॉम्बिनेशन में। हाँ बोल। गुड क्वेश्चन। हाँ बट एक्चुअल में उतना डिप्रिशिएट होती है क्या, मेरे को बताइए। अगर मैंने 20% से वैल्यू कम की तो इसकी वैल्यू एक्चुअल 20% से कम हुई होंगी कि वो कम ज़्यादा हो सकती है? ये 5 लाख का खरीदा, 20% से कम हुआ तो 4 लाख, मार्केट में बेचूंगा तो 4 लाख ही मिलेंगे कि 4-20 भी मिल सकते हैं और 3-30 भी मिल सकते हैं? तो प्रोविज़न एग्जैक्ट कैसे मालूम है मेरे को, एग्जैक्ट लॉस कैसे मालूम है? विथ प्रोविज़न।
प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, पूरा लॉस मान लो उसको। बताता हूँ ना, पेशेंस रखो ना। एसेट डिस्पोजल, बढ़ो आगे। चलिए कैलकुलेशन पे आ जाते हैं हम। कैलकुलेशन में कितनी मेथड्स है बोलो? दो मेथड है। कौन सी दो मेथड है? एक है SLM, दूसरी है रिटन डाउन वैल्यू। मैं दोनों मेथड ना साथ में बताता हूँ। इन SLM depreciation is percentage of original cost। क्या बोला? आपस बोलो। इन SLM depreciation is the percentage of ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा उसका परसेंटेज विल बी कॉल्ड एज डिप्रीसिएशन। एक लिख लो, एक फ्रेश पेज, आधा पेज बचा है क्या नीचे? आधा पेज वहीं लिख दो। कैलकुलेशन के दो बच्चे करो। एक के ये जो पहला है, अच्छा ये मेथड जो लिखा हो मैंने, ये जो पहला वाला हेड है यहाँ जो मैंने मेथड लिखा हो, यहाँ ये मेथड्स का एक ये कैलकुलेशन की मेथड है। कैलकुलेशन की मेथड है दो। कैलकुलेशन की मेथड्स है दो, वही है कैलकुलेशन मेथड्स, नीचे दो लिखा हूँ मैंने। दो पार्ट में है, कैलकुलेशन एंड रिकॉर्डिंग। तो पहले कैलकुलेशन समझेंगे, फिर रिकॉर्डिंग पे आएंगे हम, ठीक है? बहुत मैच्योर लग रहा हूँ तेरे को ऐसा करके। पेन कहाँ है तेरा? कुछ गायब है तेरे टेबल से? कुछ तो चोरी किया उसने, कुछ तो चोरी करके उसने अपने पीछे दोस्त को दिया है। जाने दे, चौरांडे लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते इनका। चले, व्हाट इज डेप्रिसिएशन फर्स्ट। पहले इस पे आ जाते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, फिर SLM WDV मेथड में क्या है वो बता देता हूँ। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एक जो मीनिंग मैं आपको बता ही रहा था इतने दिन से, क्या बता रहा था बोलो? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्या है डेप्रिसिएशन का मीनिंग? क्या है बोलो, वापस बोलो मेरे साथ। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द ओवरऑल लाइफ ऑफ द एसेट ड्यू टू इट्स यूज। मैंने एसेट को यूज़ किया तो वो एसेट उतने का ही रहेगा कि धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता जाएगा? वैल्यू कम होगा। और एक और डेफिनेशन होती है जो आप शायद कई बार पढ़ते हो, वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज। दोनों का मीनिंग अलग अलग है कि सेम है? अलग है, सेम है ना? ठीक है। मैं एक्चुअली बताऊँ क्या, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ये जो डेफिनेशन है किसके हिसाब से? इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स की डेफिनेशन हल्की सी अलग है। 2 मिनट समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा अगर हम बात करें हमारे क्लासरूम की, ये क्लासरूम में फाइनल अकाउंट में पढ़ा चुका हूँ आपको। ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L अकाउंट है। मान के चलते मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपए का। इसके अगेंस्ट में मैंने सैलरी डाल दिया, इनडायरेक्ट सैलरी डाल दिया 1 लाख का, रेंट डाल दिया 60,000 का, और मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। प्रॉफिट कितना निकाल रहा हूँ? कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 1,40,000। मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये वाला प्रॉफिट कमाने के लिए, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना। क्या? ये 6 लाख है ना? रेंट, सैलरी लगा दिया, रेंट लगा दिया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी भी लगा दिया, वगैरह सारे खर्चे लगा दिए। फिर भी एक प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉफिट निकला है सही प्रॉफिट नहीं है। वाई?
मेरे पास बेंच है 5 लाख रुपए का, आपको नहीं लगता ये बेंच जो है 5 लाख रुपए का मैंने दिया, इसने भी वो ट्यूशन फीस जनरेट करने में कंट्रीब्यूट किया? एक बार हाँ या ना में जवाब दो। जिस बेंच पे आप बैठे हो और मेरे को ट्यूशन फीस दे रहे हो, क्या वो बेंच भी वो ट्यूशन फीस जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो आपको नहीं लगता ये बेंच का कुछ पोर्शन इस P&L में चार्ज होना चाहिए कि पूरा होना चाहिए? हाँ कि होना ही नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए, मतलब वो बेंच ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। जमीन पर बिठाए कृष्णा सर ने तुमको पूरे क्लास भर में। अरे हाँ, कम करेंगे मतलब क्या प्रॉफिट कमाने में उसका कोई एलिमेंट, कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? बेंच ने प्रॉफिट, कैपिटल तो बेंच यूज़ नहीं हुआ। प्रॉफिट आपसे ट्यूशन फीस लेने में बेंच यूज़ नहीं हुआ, हुआ ना? तो क्या बेंच यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? बेंच का एलिमेंट भी उस प्रॉफिट के खर्चे के अगेंस्ट माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब सवाल उठता है क्या पूरा 5 लाख रुपए मैं आपकी बैच के अगेंस्ट एडजस्ट करूँ क्या? ये जो बेंच है ये सिर्फ आपकी बैच में यूज़ होने वाला है कि आने वाली हर बैच में यूज़, यानी 5 से मिनिमम 5 ईयर्स जो है ना लाइफ, ये बेंच में यूज़ कर सकता हूँ? कितने साल में यूज़ कर सकता हूँ इसको? 5 ईयर्स तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो 5 लाख का खर्चा ये पूरा एक बैच के अगेंस्ट जाने वाला है कि 5 साल के बैचेस के अगेंस्ट जाने वाला है? ये 1 साल का खर्चा है कि 5 साल का खर्चा है? जवाब दो। ये खर्चा 1 साल का है कि 5 साल का है? तो आपको नहीं लगता 5 साल का खर्चा है तो डिवाइडेड बाय 5 ईयर, हर 1 साल का खर्चा मैं अगर 1-1 लाख बोलूँ तो चलेगा क्या? नहीं, क्यों? क्यों डेप्रिशिएट कम कम होगा? इक्वल नहीं हो सकता क्या? क्यों वैल्यू चेंज होगा? क्या मैं सेम प्रोपोर्शन पे नहीं कर सकता क्या? हाँ, नहीं, मार्केट वैल्यू का डिप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं। फूल वूल में आधा अधूरा मत पढ़ा करो या पूरा पढ़ा करो। क्यों ज़्यादा होगा? तो सेकेंड ईयर में थोड़ी कम कम होंगी क्या? सेकेंड ईयर में थोड़ी कम कम होंगी। ये मेरे को बेंच पहले साल 10 बच्चे बिठा रहा था, तो अगले साल 9 ही बच्चे बिठा पाएंगा क्या? 10, तब भी तो 10 ही बैठेंगे। मेरे को बताओ यूटिलिटी कितनी निकल रही है? 10 बच्चों की निकल रही है कि 9 बच्चों की निकल रही है? तो जब पहले साल भी, पहले अच्छा दूसरे साल वहाँ पे एक सीट टूट जाएंगी। अरे मतलब उसकी इंटीग्रिटी रहेगी नहीं क्या? ऐसा बेंच ऐसा एक एक सीट करके कम होते जाएगा कि बोर्ड से टूट जाएगा वो? आप समझ रहे हो आप गलती क्या कर रहे हो? मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, ये बेंच अगर आज मैं इसके ऊपर में जो क्लास की कैपेसिटी है, ये 20 बच्चों की कैपेसिटी है, 20 बच्चे मैं आज बिठा पाऊंगा, तो अगले साल मैं इसमें 19 ही बिठा पाऊंगा क्या? 18 ही बिठा पाऊंगा कि इसमें तब भी मैं 20 बच्चे बिठा पाऊंगा? उसके अगले साल, उसके अगले साल, मतलब कैपेसिटी, अच्छा 19, क्यों तू बेंच पर खड़े होकर नाचने वाला है क्या तीसरे साल? हाँ, कमजोर कमजोर हो गए तो बच्चे कम कैसे बैठेंगे? या तो पूरा का पूरा एक बेंच बाहर हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यूटिलिटी टू बी डिराइव फ्रॉम दैट बेंच वो चेंज होने वाली कि सेम रहने वाली है? मैं कब बोला कि डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन वैल्यू? मैं आपको पहले ही बोला ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अकाउंट्स के हिसाब से कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से? तो अभी मैं किसके हिसाब से समझा रहा हूँ? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये डेफिनेशन किसके हिसाब से? इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स है। ये दोनों डेफिनेशन को अकाउंट्स में इज्जत नहीं है, दोनों डेफिनेशन गलत है एज पर अकाउंटिंग। ये डेफिनेशन किसके हिसाब से? इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स दोनों इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स के हिसाब से डेफिनेशन ही नहीं है। अकाउंट्स के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनना, अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। वापस बोलो क्या बोला? हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है? बोल, कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है? 5 लाख। यूजफुल लाइफ कितने साल है? 5। तो 1 साल का खर्चा कितना हो गया? तो हर साल के P&L में कितना बैलेंस चला जाएगा? वो 1 लाख बाय द नेम ऑफ
डेप्रिसिएशन, 2 मिनट सुन। आपका बैलेंस ऑफ न्यू प्रॉफिट कितना आएगा? 1,40,000 प्रॉफिट रहना चाहिए था कि 40,000 रहना चाहिए था? तो वी चार्ज डेप्रिसिएशन सो दैट वी कैन अलोकेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या बोला वापस बोलो? वी कैन अलोकेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जो 5 लाख का खर्चा है वो 1 साल का है कि 5 साल का खर्चा है? तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके P&L में डालना है। हर साल क्या करना है वापस बोलो? थोड़ा थोड़ा करके P&L में डालना है। तो हर साल हम कितना P&L में डाल रहे हैं? हर साल अभी हम P&L में कितना डाल रहे हैं? 1 लाख। कितना P&L में डाल रहे हैं? 1 लाख। तो एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो वो एक एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं, वो बताता है कितने साल है। आगे जा रहे हो, जंप कर रहे हो, रुक जाओ, पेशेंस रहे। फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं होगा, तो फिर मैंने वो जो यूटिलिटी बोला तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने अभी क्या टर्म बोला? यूजफुल लाइफ बोला ना। देयर इज एन ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड एज इकोनॉमिक लाइफ। कौन सा लाइफ बोलते हैं हम? इकोनॉमिक लाइफ। यूजफुल लाइफ जो रहता है वो एक्सपर्ट बताता है। इकोनॉमिकल लाइफ जो रहती है जो प्रैक्टिकली हो जाती है। जैसा अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बेंच 5 साल चलेगा, मेरा बेंच कितने साल चलेगा बोल रहा हूँ मैं? 5 साल। तो अगर ये 5 साल चलेगा तो ऐसा होने वाला है कि 5वें साल के एंड में वो बेंच ऐसा फू करके मिट्टी हो जाएगा? ऐसा होता क्या? 5वां साल का जैसे 31 दिसंबर आया, वहाँ आपने हैप्पी न्यू ईयर बोला, यहाँ से क्लास से पूरे के पूरे बेंच गायब हो जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा कैलेंडर ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे को बताओ, ऐसा ईयर एंड पे क्या हमारा सारा एसेट एक साथ फू हो जाता है कि एसेट वहीं रहता है? तो इसका मतलब हमने बोला कि यूजफुल लाइफ 5 है, इकोनॉमिकल लाइफ उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं 5 साल की जगह इसको 8 साल यूज़ कर लूँ। तो सर आपने तो एसेट 3 साल ज़्यादा यूज़ कर लिया। हाँ, तो ऐसा हुआ तो ये तो गलत है? कोई गलत नहीं है। हम डिप्रिसिएशन तब भी 5 साल के लिए ही चार्ज करेंगे। जो सर 3 साल ज़्यादा चार्ज हुआ उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? नहीं होगा, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये तो गलत है। हाँ गलत है, जाओ झगड़ो। अकाउंट्स इसी तरीके से, यूजफुल लाइफ एक बार डिफाइन है, तो उसके 5 साल बाद वैल्यू जीरो हो जाएगी। 5 साल बाद बुक वैल्यू ज़ीरो रहेंगी। ऐसा कई लोगों के बुक्स में एसेट है। अभी आपको मौका मिले ना तो कोराडी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, कोराडी थर्मल प्लांट है ना, थर्मल प्लांट, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के देखना। कोराडी का वो मिल जाएंगी। प्राइवेट लिमिटेड, ओ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गूगल करोगे मिल जानी चाहिए। मेरे को नाम मालूम नहीं है उसका क्या है, कंपनी का नाम नहीं मालूम, गूगल कर लेना, मिल जाएंगी। वहाँ अगर आप देखोगे ना तो उसका सबसे बड़ा एसेट है उसकी चिमनी। दिखती भी है कहीं, अगर आप बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ तो वो 3 ऐसे चिमनी दिखती नहीं क्या? वो चिमनी को यूज़फुल लाइफ ख़त्म हुए हुए 15 साल हो चुके हैं, फिर भी वो चिमनी 15 साल पहले ऐसा ख़त्म होकर ऐसा ढह गई कि आज भी यूज़ होती है। आज भी यूज़ होती है। तो इकोनॉमिक लाइफ यूज़फुल लाइफ से ज़्यादा हो सकती है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब मैं उससे आज भी फ़ायदा निकाल रहा हूँ। यूज़फुल लाइफ इज़ द लाइफ विच इज़ यूज टू चार्ज डिप्रिसिएशन। यूज़फुल लाइफ इज़ द लाइफ विच इज़ यूज टू चार्ज डिप्रिसिएशन। तो सर ऐसा तो है मैं ज़्यादा साल यूज़ कर लूँ। फ़ोन का यूज़फुल लाइफ माना जाता है 2 साल होता है। आप में से कई लोग अभी ठीक है, आपने अगर 10वीं 11वीं में फ़ोन लिया होगा, आप सेकेंड ईयर तक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आप आराम से यूज़ करोगे। 2 साल में आप फ़ोन बदलते हो क्या? नहीं बदलते हो। यूज़फुल लाइफ कितना है फ़ोन का? 2 साल, बट आप यूज़ कितने साल? ये डिफ़ाइन करते हैं एक्सपर्ट्स। ये कौन डिफ़ाइन करता है? एक्सपर्ट, इंजीनियर्स। हमारा काम नहीं है ये डिफ़ाइन करना। नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है, ये डिफ़ाइन करते हैं एक्सपर्ट। अब ये मेरे को एक चीज़ बता, तेरा एक्सपर्ट बोल रहा है 5 साल और मेरा एक्सपर्ट बोल रहा है 3 साल। इनकम टैक्स वाला गधा थोड़ी है जिसको समझेगा नहीं कि तुम क्या हरकत करने की कोशिश कर रहे हो। रीडर्स पगले थोड़ी है। जब पूरी दुनिया बोल रही कि यूज़फुल लाइफ 7 साल है और तू अकेला बोल रहा है 2 साल है, तो तेरे पे कौन विश्वास करेगा? जब पूरी दुनिया 7 साल मान रही है, तेरे एक्सपर्ट के स्टेटमेंट पे कौन मांगेगा? सब फोन का 2 साल नहीं होगा ना अलग। आईफोन का तो 6 ही महीने वैसे। नहीं तो सब फोन का तो नहीं। सपोज मैं फोन को 2 साल हो गए तो उसकी बुक वैल्यू जीरो है, बट अगर मैं अभी सेकंड हैंड बेचूं तो उसके तो 10-5 तो आ जाएंगे। हाँ, 10 5 क्या 50 आने दे। मैंने कब बोला कि बुक वैल्यू इज़ द रियलाइजेबल वैल्यू? बुक वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू है ये कभी बोला ही नहीं मैंने। तो पूरा 10-5 प्रॉफिट आएगा। पूरा प्रॉफिट है ना, करेंगे ना हम। पेशेंस रखना, ये जो तू बोल रहा है ये होने वाला है ना।
नहीं, मैं इसको एंटरटेन कैसे करूँ आंसर के साथ, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, जरा कैन यू प्लीज इलैबोरेट। अच्छा, तो जब तू पैसा लेगा तो पैसा कहाँ मिलेगा? अब कैश में कोई भी पैसा लेगा तो जरूरी थोड़ी है जिसकी बुक वैल्यू जीरो है वही ब्लैक होगा। मैंने ज़मीन कैश में बेच दी तो वो भी ब्लैक हो सकता है ना। हम्म। हम्म। मत कर। जमीन तेरे बुक्स में है, तूने उसको बेचा, उससे भी मिला हुआ पैसा है, मत कर रिकॉर्ड। बुक में होने के बाद भी अगर तू न रिकॉर्ड करके बेचेगा तब भी तो ब्लैक हो ही सकता है ना। ऐसा किसने बोला नहीं? आईटीओ वाले ने तो पूछेगा। अरे नहीं ना, आईटीओ आईटीओ नहीं वो तो ना। बोले ना 2 साल हो गए खत्म। खत्म हो गया फोन, ठीक है, ब्लैक मनी और कुछ। तेरे को मैं बोल रहा हूँ तेरी औकात नहीं है समझने की, फिर भी तू इनकम टैक्स का सवाल पूछता है तो मैं क्या बोलूँ उसके बाद। इनकम टैक्स में क्या एक ही मैकेनिज्म है क्या कि बुक में क्या वैल्यू पे लिखा है उस पर ही होना चाहिए, यही एक मैकेनिज्म होगा क्या पकड़ने का? होंगे ना मैकेनिज्म, बराबर है। तो वो अभी समझने की तेरी बुद्धि है क्या? तो फिर अभी क्यों उस पर सवाल पूछते रहता तू बार बार? हाँ। एसिड की अगर यूटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब सपोज ये बेंच पे 9 लोग बैठ बैठ के इसको स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा, तो अभी ठीक। 10 लोग आ जाते मैं बेसिकली यू वांट टू से इफ एनी एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक लाइफ बढ़ गया अगर, या उसका इफिशियंसी बढ़ गया, तो क्या करेंगे? होता है ना, हैं। होता यूजफुल है। लाइफ भी बढ़ेगा ना। यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन आई विल से तुम्हारा हैसियत नहीं है अभी उसको समझने का, थोड़ा पेशेंस रखो। और एक बार इसकी डेफिनेशन डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन इज अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द। तूने जो सवाल पूछा ना अमान, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट अभी तेरे को बेसिक्स ही नहीं मालूम है तो मैं जो आगे बोलूंगा वो नहीं समझेगा, इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। 11th में नहीं है वो समय बताने का ये सब। आप अपने घोड़े थोड़े रोको, बेचारी नींद में आ गई है तुम्हारे फालतू सवाल पूछ पूछ के। फालतू नहीं बोलूँगा, अच्छे सवाल है तेरा। 3 साल बाद का सवाल है, तेरा 2 साल बाद का सवाल है, तो थोड़ा पेशेंस रखो। लिखो लिखो, अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एक और है कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। हम डिप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं करेक्ट प्रॉफिट के लिए चार्ज करते हैं ना, कहाँ गया? मैंने ये अभी आपको बताया था, ये जो प्रॉफिट पहले 1,40,000 आ रहा था वो सही था कि गलत था? गलत था। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट वी चार्ज डिप्रिसिएशन। एक पर्पज और है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का, दैट इज टैक्स बेनिफिट। क्या बोला वापस बोलो? टैक्स बेनिफिट। वाई टैक्स बेनिफिट? प्रॉफिट कम हो गया, जबकि खर्चा हुआ कि पेमेंट में पहले ही कर चुका था। ये बेंच खरीदने के वक्त मैं पेमेंट खर्चा कर चुका था, अभी सिर्फ मैंने बुक एंट्री मारा ना। अभी मैंने, अरे बाबा, जब मैंने ये कॉस्ट अलोकेट किया P&L में डाला तो मैंने कोई नया खर्चा रिकॉर्ड किया कि सिर्फ इसका पोर्शन यहाँ लाकर डेबिट कर दिया? 5 लाख का एसेट मैंने नया खरीदा कि वो 5 लाख का पहले खरीद चुका था मैं? क्यों 2 बार एक्सपेंस बुक होगा? खरीदते वक्त वो एक्सपेंस बुक हुआ कि खरीदते वक्त वो एसेट था? और खरीद एसेट क्रिएट होने से नेट प्रॉफिट कैसे कम होता है? कैन यू प्लीज इलैबोरेट? तो वो कैश जाएगा ना। अरे हाँ, कैश गया तो नेट प्रॉफिट कैसे कम हुआ? बाबू बैलेंस शीट इस तो कम हुई ना, ये बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है, यहाँ से कैश। अच्छा, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो, खर्चा कब होता है, खरीदते वक्त या कंजम्पशन के वक्त? कंजम्पशन के वक्त, याद है क्या? मैंने अगर 5 लाख का एसेट खरीदा तो खरीदते वक्त वो एसेट 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो 5 लाख का फर्नीचर खरीदा तब खर्चा था कि खरीदा तब एसेट था? एसेट था। खर्चा कब होगा? जब कंज्यूम करूँगा। मेरे को बताओ, ये फर्नीचर को कंज्यूम करना मतलब बैठ के खाना कि इससे इसका यूटिलिटी निकालना? इसकी यूटिलिटी कितने साल मिलने वाली है मेरे को? 5 साल ना। अभी मेरे एग्जाम्पल में कितने साल थी? 5 साल। तो इसका मतलब 1 साल बाद पूरे 5 लाख का खर्चा होगा कि 1 साल बाद 1 लाख का खर्चा होगा? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब जो खरीदते वक्त एसेट था उसका पोर्शन जितना यूटिलाइज हो गया, उसका पोर्शन जितना यूटिलाइज हो गया वो क्या कहलाया जाएगा? एक्सपेंस। दैट इज वाई वी चार्ज डिप्रिसिएशन, क्योंकि खरीदते वक्त खर्चा है कि खरीदते वक्त एसेट है? खरीदते वक्त खर्चा है कि खरीदते वक्त एसेट है? और वो वाले आइटम, वो कुरकुरे वाला एग्जाम्पल, कुरकुरे की लाइफ 1 साल से ज़्यादा थी कि 1 साल से कम थी? तो मैंने अगर आज खरीदा तो 3 दिन 4 दिन 8 दिन महीना भर में मैं कंज्यूम कर लूँगा ना उसको। तो उस वक्त क्या होता था? खरीदते वक्त एसेट
और कंजम्पशन के वक्त एक्सपेंस, इसमें डिफरेंस बहुत कम होता था, टाइम डिफरेंस कम होता था ना, तो हम मटेरियलिटी लगा देते थे, टाइम डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो एक काम कर, खरीदते वक्त ही खर्चा मान ले, खरीदते वक्त ही क्या मान ले, खर्चा, जबकि खरीदते वक्त खर्चा होता है कि खरीदते वक्त एसेट होता है। तो यहाँ पर वो प्रिंसिपल लग रहा है कि खरीदते वक्त एसेट है, जब यूज़ होगा तब वो खर्चा होते जाएगा, तो खर्चा होते जाएगा तो आफ्टर यूज़ उस पर क्या चार्ज करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन, और उसी को अलोकेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। स्टेशनरी भी पेन खरीदने गए तो पेन खरीदते वक्त खर्चा है कि खरीदते वक्त एसेट है, बट वो 10 रुपये 20 रुपये का पेन एसेट मानूँ, बड़ा बड़ा जाके 1-2 लाख तो हो ही हाँ तो अगर वो भी हुआ तो भी खरीदते वक्त उसको हम खर्चा मान लेते, बच गया तो रिवर्स कर जाता देते। यूजफुल लाइफ कम। यूजफुल लाइफ कम है तो खरीदते वक्त खर्चा मान लो, बच गया तो क्या मान लेंगे। वाइन, वाइन को तू क्या करता है, वाइन को तू एसेट मानता है और जितनी खत्म हो रही है उसको तू खर्चा मानता है। इस मेथड को बोला जाता है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ डिप्रिसिएशन। है ऐसी भी मेथड, है ऐसी मेथड, आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं नहीं, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। अरे नहीं ना बाबू, हम वाइन वाइन हम वाइन अप्रिसिएशन के लिए नहीं ले रहे, वाइन ओन कंजम्पशन के लिए ले रहे, तो और अगर वाइन का प्राइस बढ़ भी गया तो बुक वैल्यू हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहती है। वापस बोलो क्या बोला मैंने, बुक वैल्यू बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कोई घंटा लेना देना नहीं है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इस चैप्टर का किससे कोई लेना देना नहीं है, बोला मैंने मार्केट वैल्यू। अब मैं रैप्टा मार दूंगा तुमने मेरे से इधर उधर का और सवाल पूछे तुम। और लास्ट एक और बेनिफिट होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एसेट खरीदने जाओगे आपको पैसा लगेगा ना, तो पैसा छप्पर फाड़ के आएगा कि आपको आज से प्रोविजन बनानी पड़ेंगी, आज से प्रोविजन बनानी पड़ेंगी। और एक और है ऑब्सोल्यूट, आउटडेटेड, या ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड लिखा है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, तो पुराना जाएगा तो नया आएगा, तो पुराना एसेट खत्म करते हैं हम बाय चार्जिंग डिप्रीसिएशन। तो ये कुछ 7-8 रीजन, 6-7 रीजन्स मैंने दिया हुआ है, दीज आर द रीजन्स टू चार्ज डिप्रीसिएशन। तो डिप्रीसिएशन ऑब्सोलेंस मतलब, आई थिंक ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड ही होता है, गूगल कर एक बार क्या होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मेरे को आज अगर मेरे को कार बेच, मेरे पास एक कार है, मेरे को 10 साल बाद नई कार खरीदनी है, तो आपको क्या लगता है 10 साल बाद पैसा एक साथ आएगा कि मेरे को आज से तैयारी करनी पड़ेगी। 10 साल बाद मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख रुपए एक साथ आएंगे कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे जमाएंगे, बाय क्रिएटिंग, बाय लॉकिंग द एसेट, मैंने कल बताया था आपको। हाँ तो रिजर्व बनाएंगे, और रिजर्व कैसे बनाएंगे, बाय एक्चुअली क्रिएटिंग रिजर्व की बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन चार्ज करके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है, ये उस दिन कल भी तो बताया था ना मैंने। वो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट में हेल्प करता है। डिप्रिसिएशन नाम का खर्चा इज अ कैश एक्सपेंस और अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस है तो जब P&L में डेबिट किया तूने तो डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ, बट कोई खर्चा हुआ क्या, आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ क्या, तो एक रिजर्व क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं जिसको। अबे सीक्रेट रिजर्व का यही तो एग्जांपल दिया था ना मैंने। कौन सा एक्सपेंस है, कैश या नॉन कैश, तो फिर कोई खर्चा हुआ क्या, जेब से पैसा गया क्या, तो फिर क्या हुआ, खर्चा बुक हुआ बट जेब से पैसा नहीं गया, तो इन अ वे तूने एसेट साइड को लॉक कर दिया ना बाय रिड्यूसिंग प्रॉफिट। लिखो छापो, रिजर्व की एंट्री क्या है, नहीं, वापस सोच, जब तक तू सवाल पूछ बोल। और ऑब्सोलीट का मतलब ढूंढ फिर जब तक, तो वही ना, आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड तो लिखा है। P&L टू रिजर्व, तो P&L में डेबिट होगा, डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, टू एसेट, तो डिप्रिसिएशन P&L में जाएगा, बट क्रेडिट होगा एसेट, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रिजर्व नाम से दिख नहीं रहा है बट क्रिएट तो रिजर्व ही हो रहा है ना। अब समझा क्या पाजी, छापो जल्दी है 7 पॉइंट, तेरा फोन उड़ेगा नहीं तो, अभी लिखा नहीं तूने तो। ये तो लिखना, अमान ने नहीं लिखा तो सबकी कॉपी में 10 बार लिख के देखा, अबे लिख। क्या हो गया रे अमान, तेरे को सर के बल गिरा क्या आज आते आते।
तुम्हारे दिल में जितने सवाल आते हैं इतने सवाल तुम स्कूल टीचर से पूछते कि बस बैठे रहते मट्ठे जैसे? नहीं पूछते हैं। वो और गुस्सा हो जाएगा। अरे क्लास में ध्यान देते नहीं और सवाल पूछते, ऐसा बोलती होंगी नहीं? प्रॉब्लम क्या है ना, तुम बहुत टॉपिक से भटक जाते हो सवाल पूछने में, मैंने रोकना चाहिए तुमको। ये दोनों आजकल है, तू संगत में कम रहे उसके। आरजाओ तो भटक ही जा, आरजाओ को ना इनकम टैक्स में अलग मजा आने लगती, मालूम है क्या? टैक्स लॉ क्या है अभी मालूम नहीं, पर उसको टैक्स की चोरी करनी है। अपने कोई चोरी करके चोरी करने के लिए पहले सुन, चोरी करने के लिए पहले समझ कि वो है क्या। अबे तो तू चोरी करने की बात करता, तू समझने की बात नहीं करता। अबे तो पहले करना क्या है ये तो समझ, फिर समझ में आएगा ना कि उसको कैसे नहीं करना है। अरे वो उसके बहुत बचकाने सवाल है, आईटी वाले बोलेंगे पागल आदमी है ये, पता जता कुछ नहीं है इसको। नहीं नहीं, ये रोल व्हाट वाई डिप्रिसिएशन का जवाब है ये। व्हाट इज एंड वाई वी चार्ज डिप्रिसिएशन का जवाब है ये। सब जगह चिपका देना ये, एडवांटेजेस में डिसएडवांटेजेस में, यही 7 पॉइंट चलते वहाँ। मजाक नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं, टैक्स बेनिफिट एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसलिए कि अगर मेरे पास इस साल प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं टैक्स बेनिफिट कैसे लूँगा? तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर नहीं सकते। होता, लीगली तो नहीं होता। मेरे को नहीं मालूम, वो शायद सर को देने वाला है ना। उसको बोला कि पहला प्राइज जीता कि दूसरा तीसरा जीता? फर्स्ट ना, फिर तो पार्टी बनती है। यानी जो कंपटीशन में यू आर द फर्स्ट ना, हाँ फिर तो बड़ा पार्टी बनती है। रनर अप रहा तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल के छोड़ देना बेचारे को। समोसे तो खिला ही सकता है यार सक्षम, यार हट। अगर तू दोस्तों को जीतने का समोसे नहीं खिला रहा तो यार क्या है, तालियां बजाने नहीं आएंगे? देख तो तालियां भी नहीं बजती यार इनके इसमें। तो प्रोविजन एंड रिजर्व्स पढ़ाया था मैंने। चले हो गया क्या? चले मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बहुत बहुत तुम भटक जाते लाइफ में इधर उधर। वन ऑफ माई कलीग्स सन, सही बोला ना, लैंग्वेज सही है ना मेरा? मेरे एक दोस्त का बेटा, वो वीसीए की रणजी वंजी ट्रॉफी के लिए खेलने को जाता है। और ही जो भी है रणजी ट्रॉफी वीसीए की तरफ से, वीसीए का जो अपना नागपुर का जो टीम है उसके, उसमें प्लेयर है, वो कैप्टन है बकायदा टीम का, अंडर 19 का। नागपुर का या महाराष्ट्र का कैप्टन है वो। आपको मिल भी जाएगा, गूगल करोगे उसका नाम तो, मैं पर नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं। तो उसका मंथली रेवेन्यू कितना होगा, एक मोटा मोटी आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी उम्र का है? नहीं आपसे थोड़ा बड़ा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अभी वो। उसका मंथली रेवेन्यू उसको कितने पैसे मिलते होंगे रणजी खेलने के? 20,000। रणजी में पैसा नहीं है। अबे 2.5 से 3 लाख रुपए उसको पर मंथ मिलते हैं। हाँ तो ठीक है ना, पर हाँ तो मैं बता रहा हूँ आगे कहानी, वो नहीं है, कहानी है ही वॉन्ट्स टू हैव अ वॉच, एप्पल वॉच बेसिकली, विच कॉस्ट 60,000 और समथिंग लाइक दैट। एंड उसकी मदर जो मेरी कलीग है वो बोल रही थी कि सर मेरे को नहीं देना है। मैं बोला मैडम ज़्यादा रोकोगे, जब वो मेच्योर इनफ हो जाएगा 18+ या 21+, जब उसी के पास पैसे आने लग जाएंगे, वो इतनी उधम मचाएगा कि आपसे संभलेगा नहीं। बोला बाद में फिर, नहीं वो अंडर 19 में खेल रहा है तो नहीं हुआ हूँगा, मैं ये मान रहा हूँ। अंडर 19 का कैप्टन है वो। आप कितने साल के हो? हाँ तो अभी अंडर 19 में होंगे, उसको समय होगा, 6 महीने पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं।
अबे तो अंडर 19 का है तो 19th ईयर में जब तक बर्थडे नहीं आता तब तक भी तो खेल सकते ना, खेल तो सकते ही होंगे, मालूम नहीं मेरे को। और हो सकता है कि क्लासेस उसने स्कूल पहले से चालू किया होगा या ऐसा कुछ, या हो सकता है भैया बर्थडे में मिलती है। एक और साल है, खेल लेना फिर, चलो। बता रहा हूँ सक्षम, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पार्टी देते रहना चाहिए दोस्त को, दोस्तों को पार्टी। अबे तुम्हारी पार्टी का जुगाड़ कर रहा था मैं। हाँ वो तो ले। चलो आगे बढ़ूँ क्या मैं? टॉपिक तुमने जो एग्जाम्पल की धज्जियाँ उड़ाई है ना मेरे उसके। यस, प्रॉब्लम नंबर 1, मिस्टर सैम हैड परचेज द मशीनरी वर्थ ₹5 lakh on 1st April 2015. The rate of depreciation is 10%. You are required to pass the entry in the book of Mr. Sam for the first year only. सिर्फ एक फर्स्ट ईयर की एंट्री मारना है। मेरे को एक चीज़ बताओ, फर्स्ट ईयर में हुआ क्या है सैम के हिसाब से, सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ना 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 बेटा, ये जो तुम कंक्लूजन पे पहुंचे हो ये बहुत घटिया था। 1 अप्रैल 2015 को हमने क्या किया, एक मशीनरी परचेस किया। कितने की मशीनरी परचेस किया? 5 लाख की। और 31/3/2016 को ईयर एंड आया। ईयर एंड पे क्या चार्ज करेंगे हम? अब मेरे को बताओ, ईयर एंड पे साल भर के लिए वो एसेट यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो ईयर एंड पे हम क्या चार्ज करेंगे? हम डेप्रीसिएशन। तो 1 साल का कॉस्ट ऑफ 5 लाख अलोकेट होगा इस साल के P&L में। द एंट्री विल गो लाइक दिस। पहला लिखो मेरे साथ, 1/4/2015 को एसेट खरीदा। बोलो 1/4/2015 को एसेट खरीदा। एसेट खरीदा तो एसेट आया, एसेट आया तो एंट्री क्या रहेंगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे वो एसेट का नाम है। अरे लॉजिक सिंपल है ना। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक तो मशीनरी आया और जेब से पैसा गया। वापस बोल, क्या बोला? मशीनरी आया और जेब से पैसा गया। मशीनरी रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आया, डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या हो जाएगा आपका? मशीनरी अकाउंट डेबिट। और कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 5 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा? जवाब दो वापस। 5 लाख। बोलो हाँ या ना। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद? जब ईयर एंड आया तो 31/3/2016, रिडक्शन इन द वैल्यू, कितने से रिडक्शन करना है? वैल्यू ऑफ एसेट कितने से कम करना है? 10%। तो 10% से वैल्यू कम करेंगे तो 50,000 आएगा। एसेट का वैल्यू कम हुआ तो अच्छा बात है बुरा बात है? बुरा बात है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है? नुकसान। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक तो डिप्रिसिएशन, दूसरा और कोई अकाउंट? कैश। हाँ, और डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? मशीनरी, कैश, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। वाई? क्योंकि जेब से पैसा गया कि नहीं। डेप्रिसिएशन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इज अ कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। सिर्फ एक बुक एंट्री है जिसमें वैल्यू ऑफ एसेट कम करनी है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट कम करनी है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट कम हो रही है इसलिए डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, कि बुक वैल्यू अलोकेट करना है इसलिए डिप्रिसिएशन चार्ज आ रहा है? बुक वैल्यू अलोकेट करना है। तो बचा कौन सा अकाउंट? डिप्रिसिएशन और मशीनरी। डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, नुकसान है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उतने एसेट का वैल्यू गया ना, उतने वैल्यू का एसेट गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा मशीनरी अकाउंट? 5 लाख का। 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% यानी कितना हो जाएगा ये? 50,000। कितना हो जाएगा ये? 50,000। जमता है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना? एंट्री क्या हो गई? वापस बोलो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एंट्री क्या हो गई? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जमता है यहाँ तक? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ूँ यहाँ से? अच्छा, अब ये जो डिप्रिसिएशन है नॉमिनल अकाउंट है, आपको क्लोजिंग एंट्री याद है क्या? क्लोजिंग एंट्रीज याद? एंट्रीज कितने प्रकार की थी याद दिलाना मेरे को? 5। कौन सी थी? पहला ओपनिंग, फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट, फिर क्लोजिंग। इन सब के साथ क्या पास हो सकती है? ट्रांसफर। मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ध्यान देना। नॉमिनल अकाउंट क्लोज होकर कहाँ ट्रांसफर होते थे? नॉमिनल अकाउंट नहीं, वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से देना, गाई मत करना। नॉमिनल अकाउंट क्लोज होकर कहाँ ट्रांसफर होते थे?
तू सुधारना चाहेगा तेरे पहले आंसर को? नहीं, नॉमिनल अकाउंट क्लोज होके ट्रांसफर होते ट्रेडिंग और पी एंड एल में। कहाँ ट्रांसफर होते? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। सिर्फ पी एंड एल में जाते क्या नालायक? कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। डायरेक्ट है तो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाता है? पी एंड एल। मेरे को बताओ, डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा है ये? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। तो ये डिप्रिसिएशन बीइंग नॉमिनल अकाउंट इनडायरेक्ट, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पी एंड एल में। तो यहाँ एक एंट्री और पास की जाती है 31 मार्च को, जहाँ पर डिप्रिसिएशन बीइंग नॉमिनल अकाउंट इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू पी एंड एल। ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता कि लॉजिक लगता? डिप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस है? ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? पी एंड एल। तो एंट्री क्या होगी वापस बोलो? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। बट ये एंट्री कब पास होगी? ईयर एंड पे। ये एंट्री कब पास होगी? ईयर एंड पे। अब जाके वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है फर्स्ट ईयर को लिख के, जहाँ पे हमने ईयर में एसेट खरीदा, ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया, और वो डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? वो डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? पी एंड एल में। वो डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? पी एंड एल में। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का? हाँ बोल। क्यों डालना है पी एंड एल के डेबिट में? हाँ, तो मेरे को एक चीज़ बता, तेरा नाम आर्जव है इसलिए लोग तेरे को आर्जव बुलाते हैं ना? तेरे को आर्जव बुलाते इसलिए तेरा नाम आर्जव है क्या? नहीं, तू समझे नहीं। वो मानता ही नहीं, तू समझा है। हम पी एंड एल में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, वो वहाँ ट्रांसफर होना चाहिए। अब तू बोल रहा है वो पी एंड एल में जाता, इसलिए मैं उसको वहाँ ट्रांसफर करता हूँ। तो तूने लॉजिक उल्टा कर दिया ना, नहीं समझे? वाई इट गोज इन पी एंड एल? बिकॉज इट इज नॉमिनल इनडायरेक्ट। और तू बोल रहा है सर वो पी एंड एल के डेबिट में जाना चाहिए इसलिए ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं ना। हाँ, चलो छापो। प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन है ये। हाँ, और रटते भी तुम लोग पर तरीके से। तू रटा है ये। एक्सपेंस नीचे, इनकम ऊपर, काय को? काय को पर काय को? क्यों? क्लोज करना है तो अपोजिट साइड है, वो ऐसा है। हाँ, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। क्लोज करना है तो क्या होगा? जो तू नीचे बोल रहा है। एक वो भी क्लास में बता रहे थे, इसमें बैंक से आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो बैंक के पॉइंट ऑफ आओ, व्यू, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू तो उल्टा ही है। क्या? योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 100, हम्म। डेबिट वर्ड कम्स इन भाई तो बैंक अकाउंट जो है, किसने मैसेज भेजा ये? बैंक। तो बैंक के लिए तेरा अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? तो फिर वहाँ डेबिट वर्ड कम्स इन का रूल लगेगा क्या? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तू रिसीवर बन गया, तो रिसीवर बन गया तो वो लोग ने तेरा अकाउंट डेबिट किया, यानी तूने पैसे विड्रॉ किए। तूने विड्रॉ किए तब तो रिसीवर बना ना। तो विड्रॉवल साइड कौन सा साइड है पासबुक में? डेबिट साइड। डिपॉजिट करेगा तो तू गिवर बनेगा बैंक के लिए, तो वो बैंक अकाउंट क्या करेगा तेरा? क्रेडिट करेगा। और कैश बुक में वो डेबिट होता है।
चलो हुआ क्या? ये जो मैं डिस्कशन कर रहा था अब ये मैं कल करूँगा कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। पहले देख तो संकेत सर आए क्या? ये जो मैं कर रहा था डिस्कशन कैलकुलेशन की दो मेथड्स है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, जिसमें इन एसएलएम डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ये वाला जो डिस्कशन है वी विल डू दिस टुमारो। डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ये मैंने अभी किया नहीं हूँ, ये मैं करते करते रुक गया। पहले इंटर तो समझा दूँ। मैं आपको बताऊँ क्या, अभी जो मैंने आपको समझाया ये जो डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया ना, ये जो डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया 50,000, ये निकालने के दो मेथड्स है। ये डिप्रिसिएशन जो 50,000 निकाला ना, ये निकालने के दो मेथड है। कौन से दो मेथड है? एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दोनों मेथड हमको कल से शुरू करना है। तो मोटा मोटी आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि चैप्टर में करना क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये कल से पता चलेगा आपको। क्लियर है यहाँ पर? आया ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? रोकते हैं आज का डिस्कशन। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मतलब यूटिलिटी सेम है कि तो सीधा डिवाइड कर लेता ना 5-6 साल में। अच्छा, वो जवाब मिल जाएगा, थोड़े दिन पेशेंस रख। वो पूछ रहा है कि 10% कैसे निकाला। परसेंटेज में तब निकालते हैं क्या जब कोई asset दोनों में परसेंटेज में निकालते हैं, दोनों में। जो तू किस सिचुएशन बोल रहा है उसमें भी और यूटिलिटी सेम रही उसमें भी, दोनों में परसेंटेज निकलता है। पेशेंस रखो, 2 दिन पेशेंस रखो, 2-3 दिन पेशेंस रखो, मिल जाएगा जवाब, हो जाएगा।